रहमान रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हम सेक्शन 30 पढ़ने लगे हैं। एक्चुअली हमें एक ही सेशन में सेक्शन 32 हमें सेक्शन 32 35 जो थे वो पढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो फिर अगर लेंथी लेक्चर हो जाए तो आप लोगों की जान निकलती है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल एक ही सेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, सेक्शन 30, और फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो है सेक्शन 30 जो है वो है ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड। ठीक है। और जो उससे अगले जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं कि वो जो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन आएगी वो कौन इंटरटेन करेगा, सेक्शन 31 जो है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का टाइटल क्या था? इस चैप्टर का टाइटल क्या था? इसका चैप्टर है जर्नल। यानी ये सारी चाहे वो विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है या विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, हर सेक्शन के साथ ये वाले सेक्शन मिला के पढ़े जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 31 बताएगा कि अगर कोई एप्लीकेशन आएगी सेटिंग साइड एक्स पार्टी अवार्ड की तो वो कहाँ पे आएगी, और 32 कहता है जी कि एप्लीकेशन ही आएगी, कोई दावा नहीं दायर हो सकता सिविल कोर्ट में। ठीक है। और जो सेक्शन 33 है वो कहता है जी कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या जो अवार्ड है उसको थ्रू एप्लीकेशन ही कंटेस्ट किया जा सकता है, उसको आप थ्रू सूट जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 34 जो है वो स्टे के बारे में है। ठीक है। इसी तरह सेक्शन 35 है, तो हम इनको 1 बाय 1 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो सेक्शन 30 के ऊपर है। और सेक्शन 30 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड अवार्ड एंड अवार्ड shall not be set aside except on one or more of the following grounds। अवार्ड क्या है कि वो जो फैसला होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब अवार्ड को अगर सेट असाइड करवाना है तो इन ग्राउंड्स के ऊपर हो सकता है। नंबर 1, दैट एन आर्बिट्रेटर और एम्पायर हैज हिमसेल्फ हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ आर द प्रोसीडिंग्स। यानी उसने प्रोसीडिंग को वो खुद मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है या प्रोसीडिंग में उसने मिसकंडक्ट किया है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ग्राउंड क्या है? दैट एन अवार्ड हैज बीन मेड आफ्टर द इशू ऑफ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन और आफ्टर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हैव बिकम इनवैलिड अंडर सेक्शन 35। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे कोर्ट उसको सुपरसीड करते हुए उस एग्रीमेंट को ही ख़त्म कर चुका है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, तो फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बुनियाद पर अगर अवार्ड आता है तो वो नल एंड वाइड होगा। उसकी रीज़न ये है कि कोर्ट पहले ही वो रेफरेंस और वो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको क्या कर सकती है, उसको सेट असाइड कर चुकी है। दैट एन अवार्ड हैज़ बीन इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड और अदरवाइज इनवैलिड। इसको भी मैं आगे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, मैं उनके साथ इसको क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं उनको देखते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले सेक्शन 30 जो है इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो इन ग्राउंड्स, ये ग्राउंड्स बनती हैं जिसके ऊपर जो है वो उसको किया जा सकता है सेट असाइड। पहला क्या है? द आर्बिटर एम्पायर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। दूसरा है मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग। तीसरा है द अवार्ड वाज सुपरसीडेड। ठीक है। चौथा है द प्रोसीडिंग बिकेम इनवैलिड अंडर सेक्शन 35। ठीक है। फिफ्थ है इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड। सिक्स्थ है दैट अवार्ड वाज अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है। इसी तरह सेवंथ है आर्बिट्रेटर नॉट हेयरिंग पार्टीज वायलेटिंग प्रिंसिपल। ये बेसिकली उसी में आएगा जो है मिसकंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। ठीक है। एनी हाउ, अच्छा जी, अब मैंने इसका थोड़ा सा लिखा है कि मिसकंडक्ट हिमसेल्फ और मिसकंडक्ट द प्रोसीडिंग में क्या फ़र्क है। द मिसकंडक्ट हिमसेल्फ, दिस रेफर टू द पर्सनल बिहेवियर ऑफ द आर्बिट्रेटर एम्पायर दैट इज इनअप्रोप्रिएट और अनएथिकल। इट कैन इंक्लूड एक्शंस सच एज बाइस, corruption,
failing to disclose conflict of interest. For example, if an arbitrator has financial interest in one of the parties involved in the arbitration and does not disclose this to the other party, this would be considered misconduct on that party, ठीक है, on his part. If an arbitrator accepted gift from one party, this could be seen as personal misconduct leading to challenge of the award based on this ground. क्यों जी, समझ आ गई आपको? अब हम देख लेते हैं मिसकंडक्ट द प्रोसीडिंग. दिस रेफर टू द वे द आर्बिट्रेटर प्रोसेस इज कंडक्टेड. इट इंक्लूड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज सच एज नॉट अलाउइंग वन पार्टी टू प्रेजेंट देयर केस, फेलिंग टू फॉलो द agreed upon arbitration rules and not providing adequate notice of hearing. तो ये हो जाएगा क्या, मिसकंडक्ट द प्रोसीडिंग. illustration मैंने लिखी है, the arbitrator did not allow the seller to present evidence and made an ex parte award. This procedure failure constitute misconduct of the proceeding which would lead to the award being set aside. क्यों जी बोल रहे हैं, समझ आ गई आपको इसकी? आप गए चले. अब मैंने एक बुक में से ये थोड़ा सा ये मुझे रेलिवेंट लगा है तो मैंने ये उठाया है. इसमें मैं यहाँ से पढ़ूंगा. ये बेसिकली मिसकंडक्ट ऑफ द वो क्या कहते हैं प्रोसीडिंग के बारे में है. फॉर एग्जांपल, the acts of neglecting of duties, engaging advocate, not providing reasonable opportunities for evidence, recording evidence behind the back of the parties, indicating gross negligence and recklessness apparent from the face of the evidence on record have been treated as misconduct. Similarly, awarding an award beyond the scope of the reference or on no evidence or opposed to the evidence on record amount to legal misconduct. तो ये मिसकंडक्ट की क्या है, एग्जांपल्स हैं. आप इनको पॉइंट्स की सूरत में अपने नोट्सों में भी क्या कर सकते हैं, आप शामिल कर सकते हैं. अच्छा, एक और है इसी तरह ही, कहता है ब्रॉडली, बेटा खामोश हो जाओ. ब्रॉडली स्पीकिंग द एक्सप्रेशन मिसकंडक्ट हिमसेल्फ और द प्रोसीडिंग इन रिलेशन आर्बिट्रेटर वुड सीम टू बी वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल सच इरेगुलरिटीज एंड वुड कॉज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें, सिर्फ ये कि पार्टी जो थी वो जज साहब के जानने वाली थी, वो एक बात हो गई, लेकिन उसकी बुनियाद पे जज साहब ने डंडी भी मारी और उससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. द टर्म मिसकंडक्ट विद रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्लियरली हैज अ वाइडर सिग्निफिकेंस एंड कनोटेशन. मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को ऐसे देखें ना, फर्ज करें मेरी कोर्ट में एक लॉयर पेश होता है, वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैंने मेरिट पे उसका फैसला कर दिया. अब कोई पार्टी इस बुनियाद के ऊपर उसको चैलेंज करेगी कि वो तो सर का स्टूडेंट है, तो क्या दैट विल बी सफिशिएंट? नो, अनलेस इट इज शोन दैट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हैज इज कॉज. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद improperly procured क्या है? The term reference to situation where the award has been obtained through means that are not legitimate or fair. This would involve coercion, fraud and undue influence exerted on the arbitrator or one of the parties. ठीक है. If one party threatens the other to accept unfavorable term in arbitration agreement and the arbitrator is aware of this coercion but proceeded to make an award based on the coerced agreement, the award would be considered improperly procured. If it was found that the award was influenced by such coercion tactics, it would be set aside on the ground. अगर आर्बिट्रेटर ने मिल के ज़बरदस्ती उससे साइन अंगूठे करवाए हैं, देखे ना, ये हमने पढ़ा था ना, प्रैक्टिकली चीज़ें देखी थी कि अब ये सालसी नामा है, इकरारनामा सालसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो अगर यहाँ पे किसी पार्टी के साइन ज़बरदस्ती लगा लिए जाए, गन पॉइंट पे उसके साइन करवा लिए जाएं और उसके बाद ये उसके ज़बरदस्ती साइन गन पॉइंट करवाने के बाद ये वाला फैसला जारी कर दिया जाए और ये फैसला सेक्शन 30 के तहत चैलेंज हो जाए और कोर्ट के सामने ये चीज़ साबित हो जाए कि भाई ये तो ज़बरदस्ती फैसला किया गया है, तो वो कोर्ट इस ग्राउंड पे कि दैट वाज इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड उसको क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है. अच्छा, अदरवाइज एलिमेंट, दिस फ्रेज encompasses a broad range of issues that may render an award unenforceable or void. It includes any legal deficiencies that do not fall under the specific ground listed in the other clause of the section 30. This would involve issues such as the arbitrator exceeding their authority, the award being contrary to public policy, or failing to address all matter referred
रेफर टू आर्बिट्रेशन। बेसिकली थर्ड वन इज द रेजिडुरी पार्ट, जब जहाँ पे ऊपर वाली दो ग्राउंड्स नहीं कवर हो रही, इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड, और वहाँ पे फिर ये थर्ड वन जो है वो आ जाएगी। इफ द अवार्ड डिड नॉट एड्रेस ऑल द क्वेश्चन रेफर टू द आर्बिट्रेशन और इंक्लूड डिसीजंस ऑन मैटर बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, इट कुड बी डीम्ड अदरवाइज इनवैलिड। मसलन उनको ये इख्तियार ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी बी के बारे में क्या करते, डिसीजन देते, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी बी के बारे में डिसीजन दे दिया, उस पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज देखिए, अब जहाँ पे कोर्ट में एक सेक्शन 30 की एप्लीकेशन आ गई है सेटिसाइड करने के लिए, और कोर्ट समझती है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो कोर्ट वहाँ पे इशू फ्रेम कर सकती है, और इशू फ्रेम करने के बाद उसका क्या कर सकती है, फैसला कर सकती है। ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसकी हेडिंग भी बना के आनी है वहाँ पे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि इसको चैलेंज करने की लिमिटेशन कितनी है। तो वो आर्टिकल 158 है, वो कहता है अगर किसी ने अवार्ड को सेटिसाइड करवाना है तो उसने जो है वो विद इन जो है 30 डेज जो है वो उसने, जब उसको नोटिस मिल जाएगा कि भाई अवार्ड तैयार हो गया है, तब से उसने 30 डेज के अंदर क्या आ जाना है। और अगर उसको फाइल करना है तो आर्टिकल 178 है जो कहता है कि 90 डेज के अंदर आपने कोर्ट में जो है वो क्या करना है, वो आना है। तो ये था सेक्शन 30। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।